ascertain the intention of Parliament expressed in the language under consideration. This is correct and may be helpful so long as it is remembered that the intention of the Parliament is an objective concept, not subjective. The phrase is a shorthand reference to the intention which the court reasonably imputes to Parliament in respect of the language used. It is not the subjective intention of the persons who promoted the legislation, nor is it the subjective intention of the draftsman or of individual members or even a majority of individual members of either house. These individuals will often have widely varying intentions. Their understanding of the legislation and of the words used may be impressively complete or woefully inadequate. Thus, when the courts say that such and such a meaning cannot be what the Parliament intended, they are saying only that the words under consideration cannot reasonably be taken as used by the Parliament with that meaning. और इन एसेंस यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो पार्लियामेंट की इंटेंशन है वो वहाँ पे लोगों की इंटेंशन नहीं है कि जैसे जिसने कानून बनाया है एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ पर्संस या एक कमिटी से जिन्होंने लेजिस्लेशन को प्रमोट किया है या उनका या जो पार्लियामेंट में चंद लोग बैठे थे हाउसेस में ऊपर और लोअर हाउस में उनका काम है ये उनकी इंटेंशन है नहीं उनकी इंटेंशन की बात नहीं हो रही क्योंकि उनकी इंटेंशन हमेशा डिफर करेगी एक दूसरे से और ये बात कुछ हद तक हम पहले भी इस सेंस में कर चुके हैं कि जहाँ पे आपका इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम जो है आता है कि इनपुट करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे आप पार्लियामेंट्री मेंबर्स को नहीं बुला सकते हैं टेस्टिमनी देने के लिए क्योंकि इसकी वजह ये है कि एक तो वो फंक्टस ऑफिशियो हो जाते हैं और दूसरा ये कि अगर आप बुलाते भी हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपने अपोजिंग पार्टी के बंदे को बुलाया है या रूलिंग पार्टी के बंदे को कॉल करना है कर रहे हैं जिन्होंने वहां पर उस टाइम जब लेजिस्लेशन ये बन रही थी वो इनेक्ट होने जा रही थी तो उस तक उन्होंने इसको फेवर में वोट दिया था या इसके अगेंस्ट में वोट दिया था तो उसी सेंस में ये वही बात है कि उनकी इंटेंशन को नहीं देखना है देयर इंटेंशन एज अ होल पूरा जो उनका अदारा जो बनाया है उनकी इंटेंट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर और उसी के एम्बिट में अगर बात करें और उसी के एम्बिट में अगर बात करें तो अगेन इट इज सेइंग दैट जब ये कहा जाता है कि ये पार्लियामेंट की इंटेंशन नहीं थी किसी भी पर्टिकुलर लॉ के हवाले से जब ये कहा जाता है तो वो उसका यही मतलब है कि जो जो तशरीह वो लोग कोई करना चाह रहा है उस तशरीह के साथ उनका वो मतलब नहीं था नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखें अगर कि लेजिस्लेटिव इंटेंशन या लेजिस्लेटिव इंटेंट का एज सच कोई मायना नहीं है एंड कोर्ट्स तो ज़ाहिर मायना नहीं डिफाइन करेंगी कि लेजिस्लेटिव इंटेंट का क्या मतलब है बिकॉज दैट इज नॉट देयर पर्पस टू स्टार्ट डिफाइनिंग के लेजिस्लेटिव इंटेंट कि हाँ ये बता सकते हैं कि इस नियत के साथ इस इंटेंशन के साथ कानून बनाया गया है लेकिन दे हैव नॉट डिफाइंड इट एज सच तो ये स्लिपरी फेज है और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव इंटेंट का जो मायना लिया जाता है वो विद रिगार्ड टू दी कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट के एक कॉन्सेप्ट में वो जाते हैं वर्ड्स के ऊपर कि लफ्जों का क्या मायना है और दूसरे कॉन्सेप्ट में वो जाते हैं पर्पस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर कि रीजन और स्पिरिट क्या है उस कानून साजी को करने का और वो कानून बनाने का मकसद क्या है और जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि अगर लफ्जों से ही मायना पता चल जाता है तो इधर ही कोर्ट का टास्क खत्म हो जाता है और कोर्ट को फर्दर इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर स्टैट्यूट प्लेन है एम्बिगुअस नहीं है कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है तो फिर इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है और इंटरप्रिटेशन की सिर्फ उसी वक्त की जरूरत पेश आती है जब मायना कानून का जो है वो एम्बिग्विटी में जा रहा हो वेग हो ना समझ में आ रही हो बात व्हेन इट कैरीज मोर देन वन मीनिंग तो पहला जो है जो लेजिस्लेटिव मीनिंग है इन सिंपल टर्म मैं इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर भी हो जाएगी क्या कह रही है बात लेजिस्लेटिव मीनिंग इन ऑल ऑर्डिनरी केसेस एंड प्राइमरीली द लैंग्वेज एम्प्लॉयड इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ इंटेंशन कोई भी कानून में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है दैट इटसेल्फ
spells out the intention of the lawmaker. एक बंदे की नीयत जाननी है, अगर आपको एक शख्स की नीयत जाननी है, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है उसकी नीयत जानने का, कि वो देखें कि वो बात क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी बातों से ही आपको अंदाजा होगा कि वो किस डायरेक्शन में वो बात करना चाह रही है या उनकी इंटेंट क्या है। द सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपने पार्लियामेंट की इंटेंशन जाननी है, तो ये जो तबका इस तरफ जाता है, लेजिस्लेटिव मीनिंग की तरफ जाता है, वो कहते हैं कि लफ्जों में ही पार्लियामेंट की इंटेंट छुपी हुई है। तो अगर आप लफ्ज पढ़ लें, वहीं से ही आपको, और लफ्ज बड़े क्लियर है, उन लफ्जों से ही आपको उनकी जो है इंटेंट का मालूम हो जाएगा ये क्या है। Now, यहाँ पे लिखा हुआ है, the first and primary rule of construction is that the intention of the legislature must be found in the words used by the legislature itself. The question is not what may be supposed to have been intended, but what has been said. Justice Scalia, agreeing with Justice Holmes' remark, quoted approvingly by Justice Frankfurter in his article on the construction of statutes, said, only a day or two ago, when the council talked of the intention of the legislature, I was indiscreet enough to say, I do not care what their intention was. I only want to know what the words mean. So, what the words mean, अगर इनका जज को, अकॉर्डिंग टू एज पर दिस जज, ऑब्जर्वेशन ही है कि एज पर दिस जज, अगर वर्ड्स का मायना आपको पता है, तो देन यू नो व्हाट देयर इंटेंशन इज, क्योंकि एज सच इंटेंशन उन्हीं वर्ड्स में लिखी हुई है। Now, this opinion, amongst other opinions, emphasize on one aspect of intention, what the words mean. When the words have a clear meaning, the courts are not supposed to busy themselves with finding out the intention or with the policy underlying the statute. If applying this rule, a clear meaning appears, then this must be applied. So, दूसरी भी ऑब्जर्वेशन इसी किस्म की है, जैसे हम दूसरी वाली देख लेते हैं, वेयर लैंग्वेज इज सिमिलरली से पढ़ रहा हूं मैं, वेयर लैंग्वेज इज प्लेन एंड अनएम्बिगुअस एंड एडमिट्स ऑफ ओनली वन मीनिंग, नो क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैट्यूट अराइजेस, फॉर द एक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अब कोर्ट का काम ये है कि अगर लफ्ज क्लियर है एंड दे डू नॉट सफर फ्रॉम एनी एम्बिग्विटी, तो जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज पढ़ दें और अप्लाई कर दें कि जो भी फैक्चुअल पोजीशन है उसके ऊपर, क्योंकि वही उसी से पार्लियामेंट की इंटेंशन का पता चल रहा है ना। अगेन अगर आप देखें कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें वाजिया नहीं हो रहा है कि लेजिस्लेटिव इंटेंशन का एक्चुअली मतलब क्या है। अगेन दो तरह से बता दिया कि इस तरह से आप लेजिस्लेटिव इंटेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं, एक हम देख चुके हैं अभी। लेकिन अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स कि व्हाट इज लेजिस्लेटिव इंटेंशन। तो इसकी एज सच कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन कुछ नहीं है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। ओनली जो चीज मिल रही है वो ये मिल रही है कि हाउ टू फाइंड इट आउट। अच्छा, अगर आप लेजिस्लेटिव पर्पस की तरफ जाते हैं और लेजिस्लेटिव पर्पस की जाते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है वो एक से ज्यादा मायने होल्ड करता है, कोई भी कानून में अगर एक से ज्यादा मायने आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर अदालत का काम है कि उस इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करे जो कि बेस्ट तरीके से पार्लियामेंट की इंटेंशन को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है, डिपिक्ट करती है, उस इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करे। वन अगर एक से ज्यादा है। और यहाँ पे एक सवाल और वो के फुटनोट्स में भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर मोर डिस्कशन, जो फर्दर डिस्कशन है वो जब आपका एक्चुअल कैनन स्टार्ट होगा तो उसमें है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि जो लफ्ज आपको सामने नजर आ रहे हैं स्टैट्यूट में, दे आर केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, और इसके ऊपर एक तरह से कल भी मैंने एक पॉइंट में बात किया था कि अल्फाज जो है वो एक शख्स के लिए प्लेन हो सकते हैं, और सम पीपल में से दैट द वर्ड्स आर वेरी प्लेन और इसको नहीं है जरूरत, कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है इसमें। बट देन एट द सेम टाइम सम अदर पीपल विल आल्सो से कि नहीं, यहाँ पर जो है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की जरूरत पेश आ रही है, क्योंकि इधर वर्ड्स जो है वो प्लेन नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, खैर वो एक क्वेश्चन अपनी जगह है, लेकिन जब
यहाँ पे कोर्ट का काम यह है कि अगर उनको लगता है ना, अगेन यहाँ पे कोर्ट की टास्क है, तो कोर्ट को अगर लगता है, जो जो भी जज बैठा हुआ है, या बेंच बैठा हुआ है, उनको अगर लगता है कि वर्ड्स प्लेन है, तो द मैटर एंड्स देन एंड देयर, फिर तो कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं अराइज होती। लेकिन अगर बेंच को लगता है कि मैटर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है और इंटरप्रिटेशन की जरूरत पेश आ रही है, क्योंकि लफ्ज एक से ज्यादा मायने कैरी कर रहे हैं, तो फिर उनका काम है कि फिर वो जो है, जो इंटरप्रिटेशन जो है प्रॉपर हो, लेजिस्लेचर के मुताबिक हो, और जो फैक्ट्स के ऊपर इलॉजिकल और अनरीजनेबल ना हो, उस इंटरप्रिटेशन को जो है वो प्रेफर करें। क्लियर हुआ है यहाँ तक? हेलो? यस सर। ठीक है। नाउ यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कि लेजिस्लेटिव कि कोर्ट ये जो काम है वो करती कैसे है। नाउ इसको हम देखते हैं। नेचुरली द लेजिस्लेटिव पर्पस इज द रीजन व्हाई द पर्टिकुलर एनैक्टमेंट वाज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। Perhaps the reason was to remedy some existing evil or to correct some defect in existing law, to create a new right or a new remedy. Consequently, in seeking to ascertain the legislative purpose, the court will resort, among other things, to the circumstances existing at the time of the law's enactment. तो जब कोर्ट लेजिस्लेटिव इंटेंशन ढूंढने के लिए लेजिस्लेटिव पर्पस वाला जो ये हेडिंग है, इसके दायरे में देख रही होती है कि लेजिस्लेटिव इंटेंशन क्या है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच दे विल बी लुकिंग एट, कि व्हाट वाज द सर्कमस्टांसेस विच existed at the time before the law was created। और इसका आपको थोड़ा सा जिक्र मिस्चीव रूल में भी आएगा कि क्या सर्कमस्टांसेस है कानून पास होने से पहले, और क्या सर्कमस्टांसेस में कोई तब्दीली आई कानून पास होने के बाद, इस तरह की चीजों के ऊपर। उसके बाद दूसरी क्या बात है, अगेन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट थिंग, टू द नेसेसिटी ऑफ द लॉ एंड द इविल इंटेंडेड टू बी क्योर्ड बाय इट, टू द इंटेंडेड रेमेडी। क्यों लॉ की नीड अराइज हुई, कौन सा इवल था जिसको दुरुस्त करना लाजमी समझा जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, क्या रेमेडी है जो उन्होंने दी है टू द लॉ प्रायर टू द न्यू इनैक्टमेंट एंड टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन अर्ज्ड। और तो ये सब चीजें हैं जो कि कंसिडर किया जाता है जब लेजिस्लेटिव पर्पस फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही थी कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द मेकिंग ऑफ द लॉ। क्योंकि जब जो है, अगर हम ये ऑब्जर्वेशन देखें, तो इस ऑब्जर्वेशन से भी जो है वो, और ये जो ऊपर जो बात दो तीन लिखी हुई है, इसमें भी यही बात लिखी हुई है, where the language used in the statute is not unambiguous. It is always safe to have an eye on the object and purpose of the statute or reason and spirit behind it. Each word, phrase, or sentence is to be construed in the light of the general purpose of the act itself. Blackstone is stated the most fair and rational method for interpreting a statute is by exploring the intention of the legislature through the most natural and probable signs, which are either the words, तो सबसे पहले द वर्ड्स आ गए आपके, उसके बाद द कॉन्टेक्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर, द इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस और द स्पिरिट एंड रीजन ऑफ द लॉ। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपका जो है वो लेजिस्लेटिव पर्पस बनता है, कि लफ्ज तो है ही है अपनी जगह, लेकिन लफ्ज के साथ ये सारी चीजों को भी आप जब व्हेन यू विल टेक ऑल ऑफ दिस इनटू अकाउंट, तो फिर इसको मिलाकर आपका लेजिस्लेटिव पर्पस जो है वो होता है। और ये जो है, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आप ट्रूली पार्लियामेंट की इंटेंशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर आ रही है।
मैंने कहा कहाँ तक आपको समझ में आया है? मैं कहाँ तक छोड़ा था, मतलब। हेलो, कोई बता सकता है? अच्छा, स्क्रीन शेयर। ओके, गुलाम मुस्तफा। ये लीजिए ना, स्क्रीन शेयर हो गई जी। आप बता सकते हैं कि कहाँ तक मैं ये जो है बात चल रही थी? यस सर, ऊपर द मोस्ट फेयर एंड रेशनल मेथड हुई। अच्छा, तो इसके ऊपर बात चल रही थी। नहीं, तो इसमें ये बताया ना कि ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या बात हो रही है? हेलो। यस सर। Yes, sir. कि इधर जो है, अगर इसको आप इसको ऑब्जर्वेशन को जरा पढ़ें। हेलो Yes, sir. यस सर। जी, पढ़ें जरा, पढ़ें जरा। The most fair and rational method of interpreting the statute is by exploring the intention of legislature through the most natural and probable signs, which are either words, the context, the subject, the matter, the effects and consequences are spirit and reason of the law. सही है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि अगर हम ये देखें कि जो ये चीजें हैं, इसमें लफ्जों के बाद कॉन्टेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर, इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस और द स्पिरिट एंड रीजन ऑफ द लॉ। तो आपके लफ्ज के साथ साथ ये सारी चीजें जो है ये भी मैटर करती हैं जब हम लेजिस्लेटिव इंटेंट तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जिधर हमारा जो लेजिस्लेटिव इंटेंट का कॉन्सेप्ट है वो लेजिस्लेटिव पर्पस के ऊपर आता है। तो ये दोनों है कॉन्सेप्ट्स लेजिस्लेटिव इंटेंशन के। अगेन इसमें इसमें से ही अगर आपको कोई डेफिनेशन मिलती है लेजिस्लेटिव इंटेंशन की, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑथर्स जो है दे हैव फेल्ड टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर मीनिंग कि इस इन फ्रेज का मतलब क्या है। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर पर्पस वगैरह तो हमें प्रीएम्बल में मिल जाता है ना पूरा। लाजमी नहीं है कि प्रीएम्बल में मिले आपको, क्योंकि अच्छा कई कानून कवानीन ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रीएम्बल नहीं भी होता। सर, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री जो होती है वो भी तो देखी जाती है ना, किसी की इंटेंशन मतलब वो लेजिस्लेटिव भी इसमें पर्सपेक्टिव से आती तो। है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो भी इसका पार्ट है। देखें ना, अगर आप इसको देखें जुमलों को, ये जो है ये जो हाईलाइटेड लाइंस है, ये पढ़े जरा, और आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का भी इसमें जिक्र आ रहा है। पढ़े जरा क्या कहता है। Consequently, in seeking to ascertain the legislative purpose, the courts will resort, among other things, to circumstances existing at the time of the law's enactment, to necessity for the law and the evil intended to be cured by it, to the intended remedy, to the law prior to the new enactment, and to the consequences of the construction act. देख रहे हैं फिर आपके वही, हाँ, सामने। इसमें बात हो गई। बिल्कुल सर। देखिए, इसमें इसमें सब कुछ कवर हो गया है, तो क्योंकि क्योंकि लाजमी बात है कि यहाँ पर आपका लेजिस्लेटिव हिस्ट्री वाला पॉइंट भी आ जाता है। तो ये सारी चीज, अच्छा ये किसके हेडिंग के अंदर है? ये आपका इसके हेडिंग के अंदर है कि ये कॉन्सेप्ट दूसरा है लेजिस्लेटिव इंटेंशन का। तो जो पहला वाला था वो आपका जो था लेजिस्लेटिव, जो था वो लेजिस्लेटिव वर्ड्स के हवाले से था कि लेजिस्लेटिव मीनिंग जो है वो क्या होना चाहिए, उसके दायरे में रखकर उन्होंने देखा था। और उसमें वो सिर्फ वर्ड्स की तरफ फोकस करके, रिस्ट्रिक्ट करके अपने आप को बता रहे थे कि वर्ड्स का मायना बता दें, हम इंटेंशन खुद निकाल लेंगे कि इंटेंशन क्या है। इधर पर्पस के ऊपर जा रहे हैं, इट मींस कि वो वर्ड्स के बियॉन्ड जा रहे हैं, और वर्ड्स के बियॉन्ड जाकर देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली इंटेंशन क्या है पार्लियामेंट की। ठीक है।
ठीक है सर। सर लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क है, यहाँ पे तो हमारे यहाँ डिबेट वगैरह नहीं होती हैं, लॉज लाजमी नहीं अवेलेबल है। होती देखिए है हमारे जो है, अगर नहीं होती तो ठीक है, नहीं होती, लेकिन लाजमी तो नहीं है ना कि हर केस में ना होती हो। कुछ ना केसेस में तो होती है और होती भी है। ऐसा भी नहीं है कोई बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल किस्म का लॉ बनने जा रहा हो। जैसे अभी बन रहे थे दो चार लॉज पास में, कंट्रोवर्शियल बनने जा रहे थे, तो उसके ऊपर काफी डिबेट्स हो रही थी। पार्लियामेंट के अंदर भी हो रही थी, पार्लियामेंट के से बाहर भी हो रही थी। जी सर, सारे लेकिन वो वकील, रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे कहाँ फिर? वो तो फिर जाहिर है, वो तो फिर कोर्ट को करवाने पड़ेंगे ना। कोर्ट से को सीख करेगी उनको कि इंटरप्रेट करने का मकसद क्या था। हाँ, एक वो दफा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप आज के लॉस की बात कर रहे हैं, आपको पुराने 100 साल पहले लॉस की जो है वो हिस्ट्री मिलेगी। नहीं सर, फिर उसके लिए और भी टेस्ट है ना, पर्पज है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, कंटेक्स्ट है, ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि देखिए, ये एक तरीके कार है। ये हर जगह जहां तक जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, वहां तक आप लेकर जाएं बात को, ये समझने के लिए कि क्या कानून होता है। अब अगर नहीं हुआ है कानून के ऊपर डिस्कशन किसी भी वजह से, पहले तो मैं ये अग्री नहीं करूंगा कि नहीं होता है। चले ठीक है, मान लेते हैं कि अगर नहीं हुआ है, तो फिर उसमें अब कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट खुद से तो डिस्कस नहीं कर सकती ना लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। उस लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में सारी वो चीज नहीं आती। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में काफी चीजें आती हैं। जैसे अभी अभी आगे चल के आपको एक मिसालें दो चार मिलेगी, जिसमें वो इस हवाले से बात कर रहे थे कि वो पेपर कटिंग्स को भी रेफर करके उन्होंने बात की हुई है उसमें। तो हिस्ट्री में आप इन सारी चीजों को लेकर आ सकते हैं। फिर सर मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे। जी कहने सर कहने यहाँ आप पर आप पार्लियामेंट्री हिस्ट्री और लेजिस्लेटिव हिस्ट्री दोनों को कंफ्यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर। मैं उस सेंस में हेलो। लेकर चल रहा हूँ। जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। जी जी। तो मैं उस सेंस में लेकर जा रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी कॉल की जा सकती है। समझ में आया? जी जी सर, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो जो डिबेट्स होती है उनको पार्लियामेंट्री हिस्ट्री कहते हैं। बाकी जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री होती है वो तो जैसे कि इस एक्ट का कोई प्रीसीडेसर था, फिर वो जो मिस्ट्री रूल वाला होता है, आखिर क्या मामला था जो हल नहीं हो रहा था, फिर क्या हुआ, तो उस वो नहीं, होती है लेजिस्लेटिव। लेकिन लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में आपकी पार्लियामेंट हिस्ट्री इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट ना। जी जी, वो तो पार्ट है, मैं एग्री करूंगा आपके पास है, वो उसकी पार्ट है, मगर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम टू। हाँ, वो डिफरेंस आई अंडरस्टैंड कि वो डिफरेंस है, पर अभी उस डिफरेंस को छोड़ देना आप। अभी मैं एकेडमिक सिग्निफिकेंस के हवाले से है डिफरेंस, लेकिन हम जिस दायरे में देख रहे हैं वो ये है कि सारा कुछ मंगवाया जा सकता है, जो जो जहां तक जो जो कुछ भी अवेलेबल है। ठीक है, उस हद तक तो आप अग्री करते हैं ना। एंड जी जी, थैंक यू बिल्कुल फॉर बिल्कुल। पॉइंटिंग, दिस आउट। जनाब ये सुन ले कि ये सही बात कर रहे हैं। और परहैप्स मैंने ये बात वाज़ेह नहीं की है कि पार्लियामेंट्री जो डिबेट है वो आपकी हिस्ट्री, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री और लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को जो है वो आपस में एक ना समझिएगा। बट पार्लियामेंट्री डिबेट्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। क्योंकि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फिर ऊपर चला गया, कि उसमें आपका पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी आ जाती है कि इन केस देयर आर पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन इट, तो वो भी आपका जो है वो पार्ट बन जाता है इसका। ठीक है। यस सर। जी जी सर, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, जो थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम है तो हम जो है वो रूल्स की तरफ स्टार्ट करते हैं कि रूल्स क्या भला है और ये कि क्या है। तो एट द वेरी आउटसेट, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग लाइन ये लिखी है कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर नॉट रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ लॉ नहीं है ये, दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द जजेस ऑन द कोर्ट्स। लीगल रूल्स का इनका स्टेटस नहीं है, क्योंकि ये दीज आर नॉट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। या ये आपको अच्छी तरह से जहन में रखनी है बात कि अगर वो चीज पार्लियामेंट ने इनेक्ट नहीं की है
तो इट मीन्स कि वो जजेस की डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं। उनकी मर्जी है वो किसी पर्टिकुलर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करें, उनकी मर्जी है वो ना करें, और कोई नुकसान कोई फायदा, कोई ऐसी बात नहीं होती अगर वो एक रूल अप्लाई करते हैं और दूसरा नहीं करते। आप कहेंगे सर ये रूल अप्लाई होता है, जस्ट अ सेकेंड, तो वो कहते हैं नहीं ये रूल कोई मसला नहीं, हम दूसरा लगाएंगे, तो दे हैव नॉट मेड एनी एरर एट ऑल। जी सर, ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है इस रूल से, जो डॉक्टर ने स्टेट डिसीज की है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ शेयर डिसाइसिस किस हवाले से आप कहते हैं कि एक्सेप्शन है? सर, एक्सेप्शन इस हिसाब से कि आप कह रहे हैं कि ये बाइंडिंग नहीं है, मगर जहां तक आर्टिकल 189 का ताल्लुक है, या 201 का ताल्लुक है, या 203 जी का ताल्लुक है, तो उस हिसाब से तो ये बाइंडिंग हो गए ना। ये बात मुझे समझ में आती है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है, मगर ऑल कोर्ट्स बिलो इट। तो जब आप कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाती है, वहां पर सिविल कोर्ट भी आ जाती है, वहां पर हाई कोर्ट भी आ जाती है। तो फिर उस हिसाब से अगर किसी स्टेट्यूट को कोर्ट इंटरप्रेट करे और कोई इंटरप्रिटेशन करे, वो फिर लिटरल रूल के हिसाब से करे या मिसचीफ रूल के हिसाब से, तो वो कोर्ट्स जो उसके सबऑर्डिनेट होगी, वो तो फिर उस रूल से बाइंडिंग, उस रूल से वो हो जाएगी ना, मतलब कि पाबंद हो जाएगी इसको मानने की। तो ऐसी सूरत हाल में ये बात कहना कि भाई जजेस आर नॉट बाउंड बाय एनी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो फिर ये एक फिक्शन हो जाएगा ये बात तो। They are not bound by it in the sense that हर किसी जज का अपना एक माइंडसेट होता है फैक्चुअल पोजीशन के हवाले से और लॉ को पढ़ने के हवाले से। ठीक है, वी आर नॉट स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली जब आप सर्च करते हैं तो लाजमी देयर आर ऑलवेज टू व्यूज, क्योंकि तभी तो आपका एक तरफ से एक पार्टी होती है, दूसरी तरफ से एक पार्टी होती है। ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक आध सर्कमस्टांस ले ले, लाजमी नहीं कि वो सर्कमस्टांस हर जगह चले। परहैप्स द लॉ वाज रॉन्गली इंटरप्रेटेड। तो अगर लॉ रॉन्गली इंटरप्रेट हुआ था और इवन लोअर कोर्ट के जो है, तो वुड यू स्टिल से इट इज बाइंडिंग? चले मान लेते हैं वो बाइंडिंग है, ठीक है वो बाइंडिंग है, लेकिन एट दैट टाइम जब आप एज अ जज कोर्ट में बैठे हैं और आपके सामने एक प्रेसिडेंट रखा हुआ है जो कि बात करता है ऐसे, तो क्या वो पूरी तरह से जैसे वो कील बैठता है जाकर उस किसी भी जगह के ऊपर, उस तरह से वो फिट बैठेगा? ऐसे होता है? देखें, यहाँ पर ये है कि फैक्चुअल पोजीशन देखी जाएगी। मैं वो आपसे एग्री करता हूँ। मैं जो बात कहना चाहता था वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन कर दी, हाई कोर्ट तो फिर फंस गई ना वहां पर। नहीं, मैं लाजमी ये नहीं है कहना चाहता था। हाई कोर्ट वहां पे लाजमी नहीं है फंसे। हाई कोर्ट जो है वो फॉर्मिंग अ व्यू ऑन द फैक्ट्स, फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर वो उस चीज से अगर जान छुड़वाना चाहती है तो जान छुड़वा भी सकती है, और फिर वो कहें कि नहीं है रूल इस सेंस में बाइंडिंग, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन ठीक है वो अपनी जगह जो रूल है एग्जिस्ट करता है, वो मान लेते हैं वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मसला ये है यहाँ पर कि हम वो रूल यहाँ पे इस केस में नहीं फॉलो कर सकते हैं फॉर सो एंड सो रीजन, क्योंकि ये प्रेजेंट फैक्ट्स के ऊपर नहीं अप्लाई करते। ठीक है सर, बस सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से पढ़ लें बस ये सारा। तो पढ़ते ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हिसाब से। और फिर देखें उसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि चले इसको ऐसे देखते हैं। एक आपको बात बताते हैं, एक आपको मजे की बात बताते हैं। एक बेंच का जो डिसीजन है वो दूसरे बेंच के ऊपर बाइंडिंग होता है सुप्रीम कोर्ट के। सर, वो तो नहीं होता ना। मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि आर्टिकल 189 में ये यस बात है सर, कि लार्जर बेंच का होता है। नहीं सर, नहीं होता। एक मिनट मेरी बात को समझिएगा। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, टू बेंच का आपका बैठा है सुप्रीम कोर्ट में, सही है। अब वो उन्होंने कोई फैसला दिया किसी पॉइंट के ऊपर और चलो भाई खत्म हो गई बात और हो गया। अब दूसरा कुछ वक्त बाद सिमिलर नेचर का केस आता है और फिर टू बेंच के मेंबर बैठे हुए, क्या उनके ऊपर बाइंडिंग होता है? नहीं सर, वो सुप्रीम कोर्ट वालों के ऊपर तो बाइंडिंग नहीं होता। मैं भी यही बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अपने ऊपर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट जुरिस्डिक्शन हो जाएगी ना फिर उसकी।
2 मेंबर बेंच था, यहाँ पे 2 मेंबर बेंच है, मगर जो नीचे वाली कोर्ट्स हैं, क्योंकि कोर्ट का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें हो सकती है, सिविल भी हो सकती है, जज का मतलब कि सिविल जज भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है, और ये आपका हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है। तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के अच्छा ऊपर अच्छा, पहले मैं तुम्हें जी इस जी चीज का जवाब दे दूं क्योंकि टाइम वैसे ही खत्म होने वाला है, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। मेरे पास 4 साइटेशन है जो कहती है कि एक बेंच का जजमेंट दूसरे बेंच पे बाइंडिंग है। अच्छा, तो अब फिर बोलो। आप शेयर कर दें अभी। अब मैंने भी अभी एक रहिए। पढ़ी है साइटेशन के लार्जर बेंच का जो नहीं नहीं, बाइंडिंग होता है, लार्जर लेकिन बेंच ये की वाला नहीं नहीं है, पढ़ा। नहीं नहीं, लार्जर बेंच की तो बात मुझे पता है, वो तो मुझे पता है, लेकिन जो जजमेंट मैंने पढ़ी वो मुझे पढ़ के भी मुझे भी इट वाज न्यू नॉलेज फॉर मी, मुझे नहीं पता था इस बात का। वो कह रहे हैं कि नहीं, एक का बेंच, एक का जो है बाइंडिंग है दूसरी बेंच के ऊपर, सेम मेंबर्स हो बेशक। तो किन सर सर्कमस्टांसेस में वो मगर भी यहाँ तो पर बताया एक गया और होगा। बात है ना, देखें जुरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल है कि अगर स्टेट्यूट और प्रेसिडेंट में तजाद होगा तो स्टेट्यूट प्रीवेल करेगा। अभी जहाँ तक कि आर्टिकल 189 का हवाला है, जो कि मतलब कि सुपीरियर स्टेट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसकी आप वर्डिंग देख लें और आप उन मेंबर्स का डिसीजन देख लें, तो मेरे ख्याल से कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इट इज नहीं नहीं, नॉट तो फिर बाइंडिंग। नहीं तो फिर एट द एंड ऑफ द डे तो फिर आपकी सवाल में ही आपका जवाब है ना, जो आपने अभी ये जो बात कही है, इसी में आपका जवाब है कि अगर जो है जो दो नो डाउट वो कहते हैं, और वो आपने उस वक्त एक हवाला भी दिया था कि वो पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि लॉ तो सुप्रीम है ना, जो कानून पार्लियामेंट में बना है, सॉवरेनिटी है, तो वो सुप्रीम। अगर कोई दूसरी देखिए कोर्ट उससे उससे जो है वो डिफर करती है, डिफरेंट व्यू लेती है, तो व्हाई इज देखिए इट नॉट पॉसिबल? नहीं नहीं, ये मेरी बात सुने। मैं ये जो बात कही है उन्होंने अल्जार टेस्ट केस में कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात को आप जो 200 खान केस है ना जस्टिस मुनीर वाला, उससे मिलाकर देखें, फिर देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनता है। वो तो बात तो सही है। इसका मतलब कि जो सक्सेसफुल रेवोल्यूशन आएगी, मिलिट्री कूप होगी, फिर इट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन। हाँ, तो वो एट द डेट टाइम उनके हाथ में होता है ना फैसला, तो व्हाट दे से इज लॉ, एंड व्हाट कम्स आफ्टर, जब वो नया बंदा बैठेगा तो फिर वो डिसाइड करेगा क्या है लॉ। सही है। जी जी ठीक। इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।